वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनसे संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों को जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें अपने इस चैनल के माध्यम से हम करवा रहे हैं। ठीक है। इस वीडियो से पहले भी हमने इसके लगभग 2 पार्ट्स को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो उन्हें भी आप विजिट करिए। ठीक है। सर्च करते रहिए, क्योंकि जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिंदी की और आईटी कमीशन की, तो वहाँ पर ये प्रश्न अवश्य आएंगे ही आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जैसे अगर आप बात करें एंटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि, यहाँ पर तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे अगर आप बात करें आईटी कमीशन और पीजीटी हिंदी, तो यहाँ पर भी अब इनका महत्व बढ़ रहा है। ठीक है। अब आपने इनको ध्यान में रखकर स्टडी करनी है। तो आगे जाने से पहले आपको बता देता हूँ, देखिएगा, अगर आप आईटी कमीशन, एचपी पीजीटी हिंदी या फिर आईटी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इनके कोर्स अवेलेबल करवाए गए हैं। ठीक है। तो अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ पर 8219312129 पे आप व्हाट्सएप करिए और इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप इससे प्राप्त करिए। ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से स्टडी करवाई जाती है आईटी कमीशन इत्यादि की। चलिए शुरू करते हैं। आगे देखिए, जो तथ्य हैं क्या क्या है, इनको बता देते हैं आपको। देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा है? कवि वृत्त संग्रह। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनसे पहले जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कवि वृत्त संग्रह कहा है। तो देखिएगा कौन कौन से ये कवि वृत्त संग्रह थे। पहले देखिए, शिव सिंह सरोज जो है, इसे भी माना गया है इनके द्वारा कवि वृत्त संग्रह। फिर आगे है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसे इनके द्वारा बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा गया है। फिर जो मिशर बंधु विनोद है, इसको इन्होंने बड़ा भारी प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है। ठीक है। हर एक जो ग्रंथ है इसके लिए इन्होंने अलग अलग कथन कहे हैं। जैसे शिव सिंह सरोज को इन्होंने कवि वृत्त संग्रह कहा था, मात्र कवि वृत्त संग्रह। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इन्हें इनके द्वारा बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा गया। और जो मिशर बंधु विनोद है, इसे इन्होंने बड़ा भारी प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा। ठीक है। तो इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा। नामकरण 2 आधारों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। पहला ये होगा तो दूसरा ये होगा। पहला देखिए, काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता वह उसके स्वरूप के अनुसार नामकरण किया गया है। एक आधार तो ये हो गया। दूसरा हो गया ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। तो इस आधार पर इनके द्वारा ये नामकरण करा गया है। आगे देखिए, किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कथन है। इसके पश्चात आगे देखिए, किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, वे दिग्दर्शन मात्र के लिए। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। तो प्रस्तुत कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कथन रहेगा। ठीक है। पूछा जा सकता है इसको भविष्य में। फिर आगे देखिएगा, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना मानी जाती है। किसका कथन होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही। इसके पश्चात आगे है, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर्फ एक बड़ा मोल लेना ही समझ पड़ता है। तो ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा। आधुनिक कवियों के संबंध में ये कथन इन्होंने कहा था जब ये अपने इतिहास ग्रंथ को रच रहे थे। फिर आगे क्या है, रीतिकाल के संबंध में ये कहते हैं, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिशर बंधु विनोद से ही लिए हैं। पूछा जा सकता है ये कथन कि किसका कथन होगा ये। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसके संबंध में कहा गया था? रीतिकाल के कवियों के संबंध में। और
ये भी पूछा जा सकता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों को कहाँ से ग्रहण किया था, तो ये मिश्र बंधु विनोद से ग्रहण किया था। फिर आगे है मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए इन ग्रंथों के नाम शुक्ल जी ने दिए थे। शुक्ल जी ने और भी ग्रंथ कहे हैं जहाँ से इन्होंने अपने इतिहास के लिए सामग्री प्राप्त करी थी। कौन कौन से हैं? हिंदी कोविद रत्नमाला, किसकी रचना हो जाएगी? बाबू श्याम सुंदर दास की। कविता कौमुदी किसकी रचना हो जाएगी? रामनरेश त्रिपाठी की। और ब्रज माधुरी सार ये वियोगी हरि जी की रचना हो जाएगी। इस प्रकार से जो इनके सामग्री के आधार रहे थे मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार। फिर आगे है मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। ठीक है, ये कथन भी यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। फिर आगे है शुक्ल जी का काल विभाजन एवं नामकरण इस आधार पर है। देखिएगा, जो शुक्ल जी थे इन्होंने अपने इतिहास में काल विभाजन किया था, वो 4 किए थे इन्होंने। कौन कौन से? पहला तो आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा था, समय इसका संबद्ध 1050 से लेकर 1375 तक था। फिर दूसरा जो इन्होंने भक्ति काल, जो पूर्व मध्य काल था, इसको इन्होंने भक्ति काल कहा था। ठीक है, समय इसका संबद्ध 1375 से लेकर 1700 तक स्वीकार किया गया था। फिर आगे जो उत्तर मध्य काल को इन्होंने रीतिकाल कहा था, समय इसका देखिएगा 1700 से लेकर 1900 तक माना। फिर जो आधुनिक काल था इसे इन्होंने गद्य काल कहा, समय इसका संबद्ध 1900 से लेकर 1984 तक स्वीकार किया था। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से जो इसका मुखड़ा रहता है, यहाँ पर जो जो तथ्य आपको बताए मैंने, इन सभी को आपने किसी कॉपी में नोट करना है, क्योंकि अंतिम समय में रिवीजन हेतु आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहयोग प्रदान करेंगे। फिर आगे देखिएगा, आगे भी तथ्य दिए गए हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपको बता देता हूँ, अगर आप पीजीटी हिंदी एलटी ग्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहते हो तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है। फिर आगे है प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई, इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्माण के 3 अवयव ठहराए गए हैं। कौन कौन से हैं? शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। ठीक है, तो ये नेट जुलाई 2019 में पूछा गया है, तो आगे भी इसके आने की पूर्ण संभावना है। फिर आगे है प्रथम सिद्ध सरहप्पा सहज जीवन पर विशेष बल देते थे, इसी से वज्रयान शाखा को सहजयान भी कहा जाता है। तो देखिएगा, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा। यहाँ से और तथ्य भी निकलेंगे। कैसे? देखिए, पूछा जाएगा अगर आपसे कि प्रथम सिद्ध किसे कहा जाता है, तो ये सरहप्पा को कहा जाता है। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो सरहप्पा के द्वारा किस यान या किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी? सहजयान, या कौन सा? सहजयान संप्रदाय की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। जो सहजयान है इसमें सहज जीवन पर अधिक बल दिया जाता है। इसके पश्चात ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो वज्रयान शाखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये सहजयान संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे है सिद्ध सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे, लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। तो ये भी महत्वपूर्ण कथन हो जाएगा आपके लिए। फिर आगे है जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। इम्पॉर्टेंट कथन रहेगा ये भी। अगला है सिद्धों ने रिज्जू से तात्पर्य है सीधा और दक्षिणी मार्ग को छोड़कर बंक से अभिप्राय रहेगा टेढ़ा और वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया था। इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्धों ने किस मार्ग को त्याग करने के लिए कहा था? तो सिद्धों ने रिज्जू मार्ग, सीधा मार्ग या दक्षिणी मार्ग को छोड़कर बंक अर्थात टेढ़ा मार्ग अपनाने का
उपदेश दिया था या वाम मार्ग अपनाने का उपदेश इनके द्वारा दिया गया था। तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखना है आपने। इसके पश्चात आगे है, कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। इंपॉर्टेंट कथन रहेगा ये भी। जितने भी कथन यहाँ पर कह रहा हूँ तो ये सारे के सारे कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हो जाएंगे, तो इसका भी ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए, अपने मत का संसार जनता पर डालने के लिए वे अर्थात सिद्ध संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी रचनाएं अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। इसे शुक्ल जी ने देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी भी कहा है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये अपभ्रंश को देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी भी कहते थे। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। आगे देखिएगा, सिद्ध सरहप्पा की उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी अर्थात देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। कबीर की साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सधुकड़ी है, पर वह रमैनी के पदों में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। तो इसका भी ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि जो सरहप्पा थे इनकी उपदेश की भाषा कैसी थी, तो ये पुरानी टकसाली हिंदी थी। फिर आगे देखिएगा, उस समय की सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शौर सैनी प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। तो इसका भी ध्यान रखना है। उस समय अर्थात अपभ्रंश के समय से जो बातें हम कर रहे हैं उससे संबंधित होगा। सधुकड़ी इससे अलग थी, उसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी का था। तो इसकी ये भी आपके लिए तथ्य के आधार पर महत्वपूर्ण रहेगा। फिर आगे देखिए, सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। यह अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि संधा भाषा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये सिद्धों के द्वारा किया गया था। फिर आगे है, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया था। ये हठयोग का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था, गोरखनाथ के द्वारा। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया था। इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति भी। फिर आगे है, गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है। नाथों ने वज्रयानी सिद्धों के विरुद्ध मध्यमास व मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। साथ ही शारीरिक मानसिक सुचिता अपनाने का संदेश भी दिया था। किनके द्वारा ये सब अपनाने का बल दिया गया था, तो ये नाथों के द्वारा दिया गया था। ये सिद्धों से तभी अलग हुए थे क्योंकि ये जो सिद्ध थे ये इनकी जो मानसिकता थी कुछ अलग थी और नाथों की अलग थी मानसिकता। इसी आधार पर ये दोनों अलग हो गए थे। आगे है, अलबत्ता शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के किसी न किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है, लेकिन फिर भी इनका मार्ग सिद्धों से कुछ समानता रखते हुए भी अलग था। इसी से नाथों और सिद्धों में ये समानताएं मिलती हैं। फिर देखिए आगे है, दोनों कौन कौन से, सिद्ध और नाथ नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ पर रहेगा। पूछा जा सकता है कि सिद्ध और नाथ कहाँ से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, तो ये नाद और बिंदु, किससे, नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य रहेगा आपके लिए। फिर आगे है, बाह्य पूजा विधान तीर्थाटन आदि को व्यर्थ मानते हुए अंतर्मुखी साधना पर बल देते थे। कौन, ये दोनों नाथ और सिद्ध बाह्य पूजा विधान तीर्थाटन आदि को व्यर्थ मानते थे और अंतर्मुखी साधना पर बल देते थे। इनके देखिए यहाँ पर कथन हो जाएंगे, घट में ही बुद्ध हैं, एक कथन ये हो गया, सिद्धों और नाथों दोनों के हैं। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, ये इनके कथन हो जाएंगे या इनके सिद्धांत हो जाएंगे। फिर आगे है, अपने को रहस्यवादी मूल ज्ञान की ज्ञाता, क्या है, जो रहस्यवादी से तात्पर्य होगा
मूल ज्ञान के ज्ञाता प्रदर्शित करने के लिए वे शास्त्र पंडितों और विद्वानों को फटकारना जरूरी समझते थे। कौन? सिद्ध और नाथ, खासकर सिद्ध ये मानते थे। फिर आगे है सदगुरु का महात्म्य दोनों में बहुत अधिक था। सदगुरु को नाथ और सिद्ध ज़्यादा महत्व देते थे। आगे है दोनों ने जाति पाति का खूब विरोध किया था, क्योंकि जब तक ये जाति पाति का विरोध नहीं करते तब तक इन्हें एक आधार नहीं मिलता कि ये बाकी सबसे अलग हैं। आगे है शुक्ल जी ने लिखा है 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी, बहुत से क्षुद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। अर्थात देखिएगा इनकी जाति अलग अलग थी, इसी प्रकार से जाति पाति का खंडन इनकी जाति से ही मिल जाता है। नाथ संप्रदाय में भी जब नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र संपन्न ना थे। ठीक है, प्रस्तुत कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा, तो ध्यान रखना है, हो सके तो इसको नोट भी करिएगा। फिर आगे है सिद्धों के घर के भीतर चक्कर नाड़ियाँ, सिद्धों ने घर के भीतर चक्कर नाड़ियाँ, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरति, नीरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे है योग संबंधी अंतर्मुखी साधना के कारण दोनों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। ध्यान रहे कि नाथों की भाषा सिद्धों से भिन्न थी, जिसका आगे वर्णन किया जाएगा। फिर आगे है सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में था। इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि जो सिद्धों का प्रभाव भारत के किस भाग में था, तो सिद्धों का प्रभाव जो भारत के पूर्वी भाग में था। नाथों ने देश के पश्चिमी भाग, खासकर राजपूताने और पंजाब को अपना क्षेत्र बनाया था। इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे देखिएगा नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होगा। पूछा जा सकता है कि नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ये प्रश्न आपसे भविष्य में पूछा जा सकता है कि जिस प्रकार से सिद्धों की संख्या 84 मानी जा सकती है, उसी प्रकार से नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो ये 9 मानी जाती है। नाथ कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। इससे कनफटे योगी ये कहलाते थे। कौन कहलाते थे? नाथ। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। जो ज्ञानदेव है ये कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। ठीक है, और इन्होंने खुद को किसका शिष्य स्वीकार किया? तो ये गोरखनाथ का शिष्य स्वीकार करते थे स्वयं को। इसके पश्चात शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ का गुरु जालंधरनाथ को स्वीकार किया है। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये भी, इसको भी ध्यान रखना है। शुक्ल जी के अनुसार गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ थे, और मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन थे? जालंधरनाथ थे। फिर आगे है सब बातों पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जालंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों पर रमते रहे। पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। प्रस्तुत कथन किसका होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा। इनका मत था कि जो सिद्धों से अपनी परंपरा को किसके द्वारा अलग किया गया था? तो जो जालंधर, इनके द्वारा इसे अलग किया गया था, ऐसा इनका मत होता है यहाँ पर। फिर आगे है गोरखनाथ ने हिंदू मुस्लिम के विद्वेष भाव को दूर करके किसने? गोरखनाथ ने हिंदू और मुस्लिम के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी। वे इसका संस्कार अपनी शिव परंपरा में भी छोड़ गए थे। उनकी हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी और उसमें मुस्लिम धर्म में वर्जित मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना की आवश्यकता न थी। इसलिए मुसलमानों के लिए भी
यह एक आकर्षण बन गया था। फिर आगे देखिएगा, पश्चिमी भाग में सक्रियता के कारण नाथों ने वहीं राजपूताना व पंजाब की भाषा को अपनाया, साथ भी जो मुस्लिमों को भी अपनी बानी सुनाने के लिए खड़ी बोली का समावेश किया, क्योंकि उनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इस प्रकार नाथों ने परंपरा साहित्य की काव्य भाषा से अलग सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये पूछा जा सकता है कि नाथों की भाषा क्या थी, तो ये सधुकड़ी भाषा इनकी स्वीकार की जाती है। सधुकड़ी का ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी का था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सधुकड़ी का ढांचा कैसे था, ये खड़ी बोली लिए राजस्थानी का ढांचा था। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा लगभग 1340 ईस्वी में शारंगधर पर खत्म हो जाती है। हालांकि इसके 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति के 2 ग्रंथ मिलते हैं, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आगे देखिए, विद्यापति के इन प्रशस्ति मूलक दो छोटे बड़े नहीं, छोटे छोटे क्या है, विद्यापति के इन प्रशस्ति मूलक 2 छोटे छोटे ग्रंथों की प्रथम परिचय जॉर्ज ग्रियर्सन को उनके पदों का संग्रह करते हुआ, किंतु उन्हें ये मिले नहीं। इम्पॉर्टेंट रहेगा कि सर्वप्रथम किसके द्वारा विद्यापति के छोटे छोटे ग्रंथों का परिचय करवाया गया था, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा करवाया गया था। फिर आगे है, महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में कीर्ति लता प्राप्त हुई थी। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये भी, इसका भी ध्यान रखना है आपने। फिर आगे है, कीर्ति पताका की सूचना मात्र है, अर्थात कीर्ति पताका उपलब्ध नहीं होता है, सिर्फ जो कीर्ति लता है ये उपलब्ध होता है। कीर्ति लता की रचना बीच बीच में देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्य, छंद, गाथा आदि छंदों में की गई है। विद्यापति की अपभ्रंश की 2 विशेषताएं हैं। क्या है, जो विद्यापति थी इनकी अपभ्रंश की 2 विशेषताएं हैं, कौन कौन सी है? एक तो हो गई आपकी, यह पूर्वी अपभ्रंश से संबंधित रहेगी। दूसरा था, प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए है और उसमें जो तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है, वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंदी नहीं है। तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी विद्यापति की। फिर आगे है, ज्यों ज्यों काव्य भाषा अर्थात अपभ्रंश से देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। शारंगधर के पद्यों और कीर्ति लता में इसका प्रमाण भी मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रस्तुत कथन हो जाएगा, तो नोट करिएगा इसे। फिर आगे तथ्य दिए गए हैं, काव्य रचना के लिए भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर उन्मुख हो रही थी। क्या है, काव्य रचना के लिए भाषा अपभ्रंश से, कहाँ से? अपभ्रंश से देश भाषा की ओर उन्मुख हो रही थी, जिससे भाषा में लगातार बदलाव देखने को मिलता है। विशेष रूप से अपभ्रंश की 3 रूप मिलते हैं। क्या है, जो अपभ्रंश के हमें कितने रूप देखने के लिए मिलते हैं? 3। कौन कौन से? पुरानी व्यापक काव्य भाषा, इसका ढांचा शौर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। सिद्धों की भाषा यही थी। ठीक है, सिद्धों की भाषा यही थी, ब्रज और खड़ी बोली लिए हुए, अर्थात पश्चिमी हिंदी सिद्धों की बोली को माना जा सकता है। तो दूसरा था यहाँ पर सधुकड़ी, इसका ढांचा खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी का था। नाथों का ये प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा थी। रुकिए, मैं यहाँ पर गोल गोल कर देता हूँ, ये देखिएगा। सिद्धों के द्वारा पश्चिमी हिंदी प्रयोग में लाई जाती थी और जो नाथों के द्वारा सधुकड़ी प्रयोग में लाई जाती थी। फिर आगे है, शारंगधर और विद्यापति की प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त होने की प्रक्रिया की शुरुआत का परिचय देती भाषा। इसका सर्वाधिक प्रधान लक्षण तत्सम
शब्दों के प्रयोग में घटता संकोच था। फिर आगे आता है यहाँ पर हमारा प्रकरण 3। इसमें क्या देखेंगे हम, देशभाषा काव्य और वीर गाथा काल। देखिएगा, पहला तथ्य यहाँ पर क्या है, इस प्रकरण में देशभाषा उसमें रचित रासो काव्य और 7 ग्रंथों का विवेचन किया गया है। कितने ग्रंथों का, 7 ग्रंथों का विवेचन यहाँ पर मिलता है। यह 7 ग्रंथ इस प्रकार से हैं, 7 ग्रंथों के नाम भी याद रखिएगा। पहला तो यहाँ पर हो गया खुमान रासो, इसके जो रचनाकार होंगे दलपति या दलपति विजय। दूसरे देखिएगा यहाँ पर बिसलदेव रासो हो गया, इसके रचनाकार कौन होंगे, नरपति नालह। तीसरा हो गया यहाँ पर पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार हो जाएंगे चंद्रबरदाई। चौथा हो गया यहाँ पर जयचंद प्रकाश, इसके रचनाकार भट्ट केदार हो जाएंगे। अगला जो ग्रंथ होगा यहाँ पर जयमंक जसचंद्रिका, इसके रचनाकार मधुकर कवि हो जाएंगे। आगे है परमाल रासो, इसके रचनाकार जगनिक हो जाएंगे। अंत में देखिए रणमल छंद है, इसके रचनाकार श्रीधर हो जाएंगे। तो सारे के सारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो नोट अवश्य करना है आपने इनको। फिर आगे देखिए क्या तथ्य मिलते हैं। शुक्ल जी के द्वारा अपने ग्रंथ के आरंभ में ही 12 पुस्तकों की सूची दी गई है। इंपॉर्टेंट है, शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ के आरंभ में कितने ग्रंथों की सूची दी है, 12 ग्रंथ या 12 पुस्तकों की सूची दी है। सूची में से 8 को, कितनों को, कहाँ गया भाई, आजा। सूची में से 8 को देशभाषा काव्य कहा गया या देशभाषा काव्य के अंतर्गत रखा गया, जिसमें से 6 का वर्णन इस प्रकार से है। 6 का वर्णन यहाँ पर मिलता है। शेष का जो 6 का वर्णन इस प्रकरण में मिलेगा, बाकी शेष 2 जो विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियाँ आदि है, इसका वर्णन हम प्रकरण 4 में करेंगे, जहाँ पर फुटकल रचनाएं दी गई हैं। आगे है प्रशस्ति काव्य को ही रासो कहा गया है। इम्पॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है रासो से क्या तात्पर्य है। रासो से तात्पर्य रहेगा प्रशस्ति काव्य। जिस प्रकार से रीतिकाल में राजाओं के महत्व को प्रदर्शित करा जाता था, उसी प्रकार से रासो जो काव्य था यहाँ पर भी प्रशस्ति काव्य था। राजाओं के प्रशंसा में अधिक से अधिक रचनाएं रची जाती थी। इसे शुक्ल जी ने आदिकाल के प्रकरण 1 में ही स्पष्ट करके लिखा था। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज्यसभा में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी गई, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। तो इसको भी नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये वाला कथन पूछा जाता है। फिर आगे है गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी और कवि चारण उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध होता है, उसका आविर्भाव ही उसी भूभाग में हुआ था। फिर आगे है हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता न रहने से छोटे छोटे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। लड़ाई आम हो गई थी। कभी साम्राज्यवादी इच्छा से तो कभी कभी शौर्य प्रदर्शन मात्र से भी लड़ाई मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के हमले भी होते रहे। इस प्रकार जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। ऐसे में केवल वीर गाथाओं की उन्नति ही संभव थी। प्रस्तुत कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। फिर आगे है राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला हो गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण
आलाप करता था या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था। प्रस्तुत कथन भी आदिकाल के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। फिर आगे है प्रशस्ति मूलक काव्य, अर्थात वीर गाथाओं की मुख्य दो विशेषताएं देखने की मिलती है। दो नहीं, वैसे काफ़ी ज़्यादा हैं, ये देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। प्रशस्ति मूलक काव्य से क्या तात्पर्य है? वीर गाथाओं से संबंधित काव्य। यह दो रूपों में मिलता है। जो वीर गाथात्मक काव्य है या प्रशस्ति मूलक काव्य है, ये कितने रूपों में मिलता है? तो ये दो रूपों में मिलता है। एक तो हो गया प्रबंधात्मक काव्य के साहित्यिक रूप में, और दूसरा होगा वीर गीतों के रूप में या फिर बैलेड्स के रूप में। फिर आगे है वीर रस के पद्य प्रचलित छंद दोहे की बजाय प्राय छप्य में लिखे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे है यूरोप की वीर गाथाओं की तरह ही मुख्य विषय युद्ध और प्रेम रहा। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी मिश्रण रहता था, पर गौड़ रूप से प्रधान वीर रस ही होता था। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये भी, ठीक है। फिर आगे देखिए, आश्रय कवि अपने राजाओं के शौर्य आदि गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। इससे इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। इम्पॉर्टेंट है ये भी। फिर आगे देखिएगा क्या है, अर्रासो काव्य के प्राय सभी ग्रंथों की सामग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है। किसके द्वारा ये कहा गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। कुछ ग्रंथ तो अप्राप्य ही हैं, और जो प्राप्त हैं उनकी सामग्री का बहुत सा हिस्सा बाद में जोड़ा हुआ मालूम होता है। इस फेरफार का एक कारण शुक्ल जी ने रेखांकित किया है। इसे देख लेते हैं, क्या कहते हैं शुक्ल जी। भट्ट क्या है? भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत अधिक हुआ करती थी। आगे देखिए, बिसलदेव रासो आता है, जो ये ग्रंथ है, इसके संबंध में क्या क्या तथ्य मिलते हैं। बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में क्या है? बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया, अतः हमारी समझ में इसी रामायण रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। प्रस्तुत कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा। पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ में बार बार रसायन शब्द आने से रासो का तात्पर्य ही रसायन मान दिया था? तो ये कथन बिसलदेव रासो हो जाएगा, ये ग्रंथ बिसलदेव रासो हो जाएगा। फिर आगे है, नाला के इस बिसलदेव में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का मनमाना वर्णन यहाँ पर मिलता है। इस छोटी सी पुस्तक को बिसलदेव रासो क्या है? इस छोटी सी पुस्तक को बिसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन हो जाएगा। जहाँ पर मैं गोला लगा रहा हूँ तो उसको ढंग से ही आपने नोट करना है। फिर आगे है, ये पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से अपने असली और मूलतः रूप में कही जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी का कथन ये बिसलदेव रासो के संबंध में होगा। फिर आगे है, इनके अर्थात बिसलदेव या फिर विग्रह राज चतुर्थ वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदत्त रचित ललित विग्रह राज नाटक में है। यहाँ से देखिए, आपको प्रश्न बन सकता है कि जो ललित विग्रह राज नाटक किसका है? तो ये सोमदेव का हो जाएगा। जो सोमदेव है ये बिसलदेव रासो के राज दरबारी थे, और ये ग्रंथ या नाटक संस्कृत में रचा गया है। आगे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इसके संबंध में। क्या कहा गया है तथ्य में? ये अर्थात चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके रखना है इसको। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यह हिंदी के प्रथम महाकवि मानते हैं चंद बरदाई को,
और जो पृथ्वीराज रासो है इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही। तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखना है आपने। यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। प्रस्तुत कथन भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी नोट करना है। फिर देखिएगा, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। किसका कथन हो जाएगा ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर यहाँ पर थोड़े से तथ्य और दिए गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के युग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप रहा था वो डिंगल के नाम से जाना गया। फिर से देखिएगा, प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। और अपभ्रंश के योग से जो शुद्ध राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल के नाम से कहलाया गया। वास्तव में ये दोनों शैलियाँ थी, पिंगल और डिंगल। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ब्रजभाषा से मिश्रित राजस्थानी है उसे क्या कहा जाता है? ये क्या होगा यहाँ पर? जो ब्रजभाषा और अपभ्रंश के मेल से निर्मित है उसे पिंगल कहा जाता है, और जो अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से निर्मित शैली है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डिंगल कहा जाता है। तो इन तथ्यों का भी ध्यान रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। थोड़ा सा आगे हम प्रकरण 4 के संबंध में भी देख लेंगे। यहाँ पर हमें फुटकल रचनाएं मिलती हैं। देखिएगा, आदिकाल में मोटे तौर पर 3 तरह की भाषा मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आदिकाल में मोटे तौर पर कितनी तरह की भाषा मिलती है? तो 3 तरह की भाषा मिलती है। एक तो हो गया प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध भाषा, जिसे अपभ्रंश कहते हैं। इसके भी 3 रूप आगे मिलते हैं। इसके भी 3 रूप मिलेंगे, देख लेते हैं। प्रचलित काव्य भाषा सिद्ध से संबंधित होगी। दूसरी हो जाएगी सधुकड़ी, जो नाथों से संबंधित होगी। तीसरी होगी शारंगधर विद्यापति की बोली अर्थात अपभ्रंश। ठीक है, यहाँ से देखिएगा जो अपभ्रंश के भी 3 रूप मिलते हैं वो यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। फिर आगे है प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा, देश भाषा। इसके भी 2 रूप मिलते हैं, एक तो हो गया पिंगल और दूसरा हो गया डिंगल। इंपॉर्टेंट रहेगा ये। फिर तीसरा होगा प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त भाषा, जिसमें विद्यापति पदावली को रचते हैं और खुसरो पहेलियों को रचते हैं। ये इसके उदाहरण यहाँ पर हमारे समक्ष प्रस्तुत करे गए हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा है। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। वैसे तो मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहता था, परंतु कुछ तथ्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल गए जिस कारण ये लॉन्ग चला गया लेक्चर। ठीक है, तो चलिए फिर अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देखिए, जो ये PDF है ये टेलीग्राम में जुड़े हुए पेड मेंबर्स के लिए जाएगा। अगर अभी तक आप उस टेलीग्राम में मेंबरशिप प्राप्त नहीं किए हुए हैं तो अवश्य उसमें आप मेंबरशिप प्राप्त करिए। तो ठीक है, धन्यवाद।